नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बिहार में बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट जारी, छात्राओं को स्कूटी, गरीबों को धोती साड़ी और दलितों को रंगीन टीवी का वादा। अरुण जेटली ने दिया डिजिटल बिहार का नारा। काले धन की जानकारी देने की समय सीमा खत्म, 3,770 करोड़ रुपए का खुलासा। वित्त मंत्री ने कहा ब्यौरा न देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ट्रांसपोर्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल का देशव्यापी असर, 80 लाख ट्रक सड़कों से नदारद, माल ढुलाई ठप, सरकार का टोल टैक्स खत्म करने से इनकार। बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारें उठाएं ठोस कदम, अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की सलाह। राष्ट्रपति ने किया बुजुर्गों को सम्मानित। और यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने पर नवाज शरीफ को भारत की खरी खरी, कहा अपनी जमीन से आतंकियों को खत्म करे पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र में आज विदेश मंत्री का होगा संबोधन। और आइए देखते हैं पहली खबर। अब से कुछ घंटे के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के आरोपों का जवाब भी देंगी और इसके लिए भारत राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कश्मीर पर दिए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी जमीन से पहले वो आतंकवाद का सफाया करे। or the threat of use of force under any circumstance. नवाज शरीफ के संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाए जाने की कुछ ही पल के भीतर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर जवाब आ गया। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ के आरोपों का जवाब देने के लिए भारत राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ट्वीट्स के माध्यम से कुछ जवाब तो दे दिए हैं और मैंने ये भी कहा था कि अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल रेफरेंसेस पाकिस्तान करेगा तो हम राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कंफर्म कर रहा हूं कि हम अपना राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट कर नवाज शरीफ के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अस्थिरता आतंकियों को जन्म देने से बढ़ी है और पड़ोसियों पर आरोप लगाने से इसका हल नहीं होगा। पाकिस्तान आतंकवाद नहीं, अपनी नीतियों का शिकार है। सच ये है कि वो खुद आतंकवाद का मुख्य प्रायोजक है। विकास स्वरूप ने कहा कि शांति के लिए कश्मीर से सेना को हटाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को आतंकवादियों से मुक्त कराना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में नवाज शरीफ ने जहां कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में नाकाम रहने के लिए संयुक्त राष्ट्र की आलोचना की, वहीं भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों के लिए भी शर्तें थोपी। To propose a new peace initiative with India, starting with measures that are the simplest to implement. We propose that Pakistan and India formalize and respect the 2003 understanding for a complete ceasefire. क्रॉस बॉर्डर फायरिंग इसलिए होती है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की आड़ में इन्फिल्ट्रेशन किया जा सके, और ये भी फिर आप समझ सकते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कौन करेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन कौन करवा रहा है। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है, जबकि भारत हमेशा से मामले में तीसरे पक्ष की भूमिका खारिज करता रहा है। भारत का स्पष्ट रुख है कि कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए पूर्व राजदूत विवेक काजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से पूरे मुद्दे को उठाया है, बातचीत में अवरोध उसको लेकर भारत पर निशाना और आतंकवाद को लेकर अपना दुखड़ा रोना और भारत पर कहीं न कहीं इस तरह के इल्जाम लगाना कि जो कुछ भी अस्थिरता हो रही है उसके लिए कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी, आखिर किस तरह की हताशा या फिर इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं नवाज शरीफ की बयान को? मुझे तो ये लगता है कि पूर्ण रूप से ये प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। अगर नवाज शरीफ और पाकिस्तान चाहते हैं, पाकिस्तानी सेना जो वहाँ की भारत नीति बनाती है वो चाहते हैं भारत से शांति स्थापित करना, तो संयुक्त राष्ट्र का मंच का इस्तेमाल तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत को वो मंच से कोई भी प्रस्ताव मंजूर होना भारत के लिए मुश्किल है। और आतंकवाद का मसला जो भारत ने कहा है वो बिल्कुल सही है कि आतंकवाद जब तक चलेगा तब तक ये
बातचीत की प्रक्रिया नहीं चल सकती। जी। अब जो 4 बिंदु उन्होंने दिए हैं, 4 प्रस्ताव जो दिए हैं नवाज शरीफ ने, वो भी प्रोपेगेंडा है। वो कहते हैं कि सीज फायर को फॉर्मलाइज करो, लेकिन उसमें उन्मोगिप जो संयुक्त राष्ट्र की थोड़ी से के लोग यहाँ पर हैं, वो जानते हैं कि उसको बल दे संयुक्त राष्ट्र। वो जानते हैं कि भारत उन्मोगिप का कोई भी रोल 1972 से नकार चुका है। जी। वो चल रहे हैं, यहाँ पे उनके लोग कुछ हैं, लेकिन भारत को उनसे लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरा, वो कह रहे हैं कि जो सेनाएं हैं वो कश्मीर से हटाई जाएं। अब भारतीय सेना वहां पर जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए है, वो कैसे हटाई जा सकती? तो इस तरह आप फिर कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत हैं उनको भारत और पाकिस्तान दोनों माने। भारत मान रहा है, पाकिस्तान कहाँ मान रहा है? तो अगर आप ये देखें तो जितने भी प्रस्ताव हैं वो गंभीर नहीं है, वो बस प्रोपेगेंडा के ही मकसद से किए गए। तो क्या माना जाए विवेक जी कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग, मैं कहूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच जो हैं वहां पर पाकिस्तान इस मसले को उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी है। एक बार फिर से पूरा एक जोर लगाने की एक कोशिश हो रही है इस तरीके से इस मंच पर उठाने की, जबकि उसको पता है कि यूएन में जिस तरीके का रोल रहा है या फिर जिस तरीके का भारत को समर्थन है मुद्दों को लेकर, उसमें कहीं कोई उसकी बात सुनने वाला भी नहीं। ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई इच्छा नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के मसलों के बीच में आए। कि भारत, वो सब जानते हैं कि और ये आह्वान करते हैं कि दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत के जरिए अपने मसलों का हल निकालें। भारत भी यही चाहता है, मोदी जी ने भी यही प्रयास किया है। लेकिन पाकिस्तान का जो नकारात्मक की नीति है वो जब तक चलेगी, जब तक आतंकवाद चलेगा, तब तक नवाज शरीफ जो भी कहें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से, संयुक्त राष्ट्र के मंच से, वो जैसे मैंने आपसे कहा वो प्रोपेगेंडा एक्सरसाइज है और हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, जवाब दे दिया, वो दे दिया। आज मुझे तो यही उम्मीद है कि सुषमा जी जब वहाँ पे भारत का मत रखेंगी अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर, तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से जो ये बयानबाजी हुई है उस पर ज़्यादा जोर नहीं देने की ज़रूरत है। और क्या विवेक जी ऐसा दिखता है कि जिस तरीके से जो बातचीत होनी थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसको पाकिस्तान ने नकार दिया था एक डोजियर और दूसरे कई शर्तों को लेकर, अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलने को लेकर, उसकी जो किरकिरी हुई और उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, कहीं उससे बाहर निकलने की एक कोशिश भी हो सकती है इस तरह की बयानबाजी यूएन में? मुझे लगता है कि ज़्यादा तो ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। वो दिखाना चाहते हैं अपनी पाकिस्तानी जनता को कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मामले उठा रही है, भारत से लोहा ले रही है। पाकिस्तान का मनोबल इस वक्त हल्का है और उसमें कुछ जोश भरने की ज़रूरत है, तो वही कर रहे हैं, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कोई एपेटाइट नहीं है, उनमें कोई ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो इन मामलों की तरफ ध्यान दे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष बहुत मसले हैं, बहुत जटिल समस्याएं हैं। पाकिस्तान की जो बात उन्होंने कही है वो एक कान से जाएगी दूसरे से निकलेगी, यही उसका असर होगा। जी विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका। न्यूयॉर्क दौरे पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई देशों और संगठनों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र पर भी चर्चा हुई। सुषमा स्वराज लैटिन और कैरिबियाई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुई। न्यूयॉर्क में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में सार्क से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें सदस्य देशों ने सार्क आपदा प्रबंधन सेंटर के गठन पर बात की। भारत और पाकिस्तान ने इसका मुख्यालय अपने यहाँ बनाने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्रियों ने भारत के प्रस्तावित सार्क सैटेलाइट पर भी चर्चा की। We sought early concurrence of member states who have to provide details of their requirements. It was agreed that India could go ahead with this project even if all the states did not want to be a party to it.
वहीं कैरिबियाई देशों के मंत्रियों के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री ने सुरक्षा परिषद में सुधार, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की। सुषमा स्वराज भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के विदेश मंत्रियों की साझा बैठक में भी शामिल हुई। विदेश मंत्री ने खाड़ी सहयोग संगठन के देशों के मंत्रियों से भी आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। The ministers also discussed the India-GCC framework agreement, which now needs to be operationalized, and early finalization of the India-GCC free trade agreement. Finally, there was a discussion on security issues, including the threat posed by international terrorism, with EAM pointing out the need for early finalization of the Comprehensive Convention on International Terrorism. श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा और सीरिया के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वालिद अल मुअल्लेम से भी सुषमा स्वराज मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। और बात बिहार चुनाव की। बीजेपी ने आज बिहार चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। पटना में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पार्टी की विकास की सोच को जनता के सामने रखा, जिसमें राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार के साथ बेहतर और उच्च शिक्षा के वादे शामिल हैं। पटना में केंद्रीय और राज्य के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिहार की जनता के लिए वादों का पिटारा खोला। चुनाव से पहले विजन डॉक्यूमेंट जारी कर उन्होंने पार्टी की सोच को साझा किया। बिहार की पावर, बिजली की समस्या, उसका हल ढूंढना, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होना, आरंभ में तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बने और फिर बिहार के अंदर बिजली भी उपलब्ध हो तो कुछ जनरल इंडस्ट्री बने, बिहार के अंदर रोजगार के साधन हो। बीजेपी ने इस पत्र में गरीब परिवारों को रोजगार मुहैया कराने, केंद्र सरकार के 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सारा पैसा राज्य को देने, बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने, अराजकता मुक्त माहौल बनाने का वादा भी किया। इसके साथ ही पार्टी ने बिजली की समस्या दूर करने, हर घर तक बिजली पहुंचाने, युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसर मुहैया कराने का भरोसा दिया। विजन डॉक्यूमेंट में उच्च शिक्षा के साथ प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अधिक अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। तो किसानों के लिए भी कई वादे हैं। पार्टी के मुताबिक किसानों की बिजली पानी की समस्या तो दूर की जाएगी, साथ ही उन्हें बीज और खाद भी मुहैया कराई जाएगी। बीजेपी के पत्र में महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया और इसके लिए कई योजनाएं लाने की बात कही गई है। यहाँ के लोगों का कौशल का विकास हो, ताकि लोग कौशल के विकास के बाद अगर बाहर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रोजी रोटी कमा सके, एक बेहतर रोजगार उनको मिल सके। बीजेपी ने विजन डॉक्यूमेंट में छात्रों को लैपटॉप, दलित और महादलित परिवारों को रंगीन टीवी, लड़कियों को स्कूटी, जबकि गरीब परिवारों को हर साल धोती साड़ी देने का वादा भी किया। विरोधी पार्टियां बीजेपी के तमाम वादों को लेकर आलोचना कर रही हैं। चुनाव के बाद अगर उन वादों को कार्यान्वित करने की बात उठे तो जुमलों की भी बौछार होगी। जिस दल के पास, जिस विचारधारा के पास कोई विजन ना हो, वो विजन डॉक्यूमेंट लेके आए। हम तो उनका विजन जानते हैं। इससे पहले भी बीजेपी कई राज्यों में घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई जांच चलती रहेगी। वीरभद्र सिंह की याचिका पर कोर्ट का फैसला आया है। सीबीआई को निर्देश दिया गया है कि वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी से पूछताछ से पहले कोर्ट को जानकारी दी जाए
मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि सीबीआई ने छापा मारने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली। जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के शिमला और दिल्ली के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई की थी। सरकार के साथ बातचीत नाकाम होने पर आज से देश भर के ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस समेत सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल में शामिल हैं, जिसके चलते करीब 80 लाख ट्रक सड़कों पर नहीं चले। ट्रांसपोर्टर्स टोल टैक्स को खत्म करने समेत कई और रियायतों की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को देश भर के ट्रकों के पहिए थम गए। ट्रक ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते माल ढुलाई के काम पर व्यापक असर पड़ा है। दिल्ली जाना है, अभी माल लोड कर दिया, इधर से जाने में प्रॉब्लम होगा, पता नहीं कितना दिन रहेगा कितने दिन नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में ट्रक हड़ताल में बस ऑपरेटर भी शामिल हो गए। इसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी तो पहले चरण में हम लोग अपने ट्रकों को ही ले रहे हैं। हम लोगों ने आवश्यक सेवाओं को प्रतिबंधित नहीं किया है, लेकिन अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो फिर निश्चित रूप से जन में प्रभाव पड़ेगा। सरकार की ओर से बातचीत के जरिए हड़ताल टालने की कोशिश की गई थी। बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक भी की और दिसंबर तक देश भर के टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम लगाने का वादा किया था, लेकिन टोल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की संभावना से इनकार कर दिया। टोल टैक्स बैरियर पूरे हटाए जाएं और टीडीएस के जो ट्रक के भाड़े में से टीडीएस इनकम टैक्स काटा जाता है वो ना काटा जाए। देश में ज्यादातर माल ढुलाई का काम सड़क के रास्ते होता है। हड़ताल से हर रोज ट्रांसपोर्टरों को 1,500 करोड़ रुपए और सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। लंबे वक्त तक हड़ताल चलने पर जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्रालय को कालेधन से जुड़े 638 हलफनामे मिले हैं। इससे सरकार को 3,770 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। कालेधन के बारे में जानकारी देने का कल अंतिम दिन था। दरअसल कालेधन कानून में 3 महीने तक इसके खुलासे की सुविधा दी गई थी, जिसमें विदेशी या घोषित संपत्तियों का ब्यौरा देने का प्रावधान था, जिन पर अभी तक टैक्स नहीं दिया गया था। संपत्ति घोषित करने वालों को 31 दिसंबर तक 30% की दर से कर और 30% की दर से जुर्माना देना होगा। अभी भी कोई बचता है जिसने नहीं किया है और उसके पास साधन है, वो पकड़ा जाएगा तो फिर जो कानून के अन्य प्रावधान है वो उसके ऊपर लागू होंगे, जिसमें जुर्माना भी बहुत ज़्यादा होगा, 90% पेनल्टी होगी, 30% टैक्स होगा, यानी 120% देना पड़ेगा और 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुजुर्गों से जुड़े मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान देने पर जोर दिया। आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर समाज को और जागरूक होने की ज़रूरत है। उनकी देखभाल के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सुविधाएं और संस्थान बनाए जाएं। साथ ही एक मजबूत कानूनी ढांचा लागू करने से बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी भलाई सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक भी अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर समाज की बेहतरी में अहम भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नागरिकों को 2015 के वयोश्रेष्ठ सम्मान से नवाजा। The problems related to old age are not experienced or fully comprehended by the younger generation. There is a need to sensitize various strata of the society towards the challenges being faced by the elderly people. The younger generation must be willing to give more respect, love and care to the elderly. आज अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस है। इस मौके पर हुए कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि बुजुर्गों को पूरी सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देश में बुजुर्गों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताई है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश में 90% बुजुर्गों के पास आर्थिक सुरक्षा नहीं है। ऐसे में उन्हें पूरी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना सबकी जिम्मेदारी है। Make effective provision for securing the right of public assistance in cases of old age. Social security has been made the concurrent responsibility
of the central and state governments. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण और एकल परिवार की बढ़ती परंपरा ने बुजुर्गों को बेसहारा कर दिया है, जबकि संविधान में बुजुर्गों को पूरी सामाजिक सुरक्षा दी गई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में करीब 9% तादाद बुजुर्गों की है। एक सर्वे के मुताबिक बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में भारत 71वें पायदान पर है। जॉइंट फैमिलीज चेंज हो रहे हैं, इंडिविजुअल न्यूक्लियर फैमिलीज के आने से कुछ बदलाव आ रहा है और संयुक्त राष्ट्र, भारत सरकार, सभी एनजीओज का यही प्रयत्न है कि इस समस्या को समस्या न बनने दें। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने बुजुर्गों के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत नेपाल सीमा पर ट्रकों की आवाजाही बहाल हो गई है। न्यूयॉर्क में नेपाल संकट को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल से अपने समकक्ष से मुलाकात की। सुषमा स्वराज ने कहा कि आपसी सहमति से समाधान खोजना नेपाल के लोगों और वहां के राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। नेपाल में वाहनों की आवाजाही से लोगों ने राहत की सांस ली है। बुधवार को करीब 300 ट्रकों ने सोनौली सीमा पार कर नेपाल के भैरहवा के लिए कूच किया। ट्रकों में खाने पीने के सामान के अलावा पेट्रोल डीजल शामिल है। इधर न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और नेपाल के विदेश मंत्री के बीच हुई मुलाकात में भी नेपाल संकट का मुद्दा हावी रहा। दोनों नेताओं ने मौजूदा संकट को खत्म करने पर जोर दिया। The Nepalese foreign minister stated categorically that Nepal considered India to be its closest neighbor and a very valued friend. India EM reciprocated the sentiment, and then there was a discussion on the current political situation. नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद जारी विरोध प्रदर्शन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित हुई थी, जिसकी वजह से नेपाल में रोजमर्रा की चीजों से लेकर विमानों के ईंधन तक की कमी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और नेपाल में जिस तरीके के हालात हैं, भारत ने उस पर चिंता जाहिर की है और अब जो खबर है कि वहां पर ट्रकों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और इसी मसले को लेकर इस वक्त मैं कहूं कि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल के जो समकक्ष मंत्री हैं उनसे मुलाकात की थी अमेरिका में और इसको लेकर समाधान खोजने की बात कही गई थी। और भारत चिंतित है जिस तरीके के हालात हैं और इन हालात के बीच में जो सप्लाई चेन थी उसको एक बार फिर से बहाल करने की कोशिश की गई है। उधर अफगान सुरक्षा बलों ने कुंदूज शहर के ज़्यादातर इलाकों पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों ने तालिबान आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रखा था। सोमवार को तालिबान ने शहर के कई बड़े इलाकों में कब्जा किया था। साथ ही वो कई साथियों को जेल से निकालने में भी कामयाब रहा था। नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के हमलों का कुंदूज केंद्र रहा है। रूस ने कहा है कि वो सीरिया में इस्लामिक स्टेट को ही निशाना बना रहा है। पश्चिमी देशों का आरोप था कि सीरिया में रूस आतंकी संगठन पर हमले नहीं कर रहा। शुरुआती विवाद के बाद अमेरिका और रूस हमले की जानकारी साझा करने पर सहमत हो गए। रूस ने गुरुवार को सीरिया में इस्लामिक स्टेट पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। रूस ने कहा कि उसने आतंकी संगठन के 8 ठिकानों को निशाना बनाया है। उसने हवाई हमलों को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना तो खारिज कर दी, लेकिन अमेरिका के साथ समन्वय बनाकर हमले करने पर राजी हो गया है। Agreed that the military should get into contact with each other very soon. Number two, we also discussed what the presidents told us about the promoting political process. संसद से मंजूरी मिलने के बाद रूस ने बुधवार को पहली बार सीरिया में हवाई हमले शुरू किए। इसके बाद फ्रांस ने आरोप लगाया कि रूस इस्लामिक स्टेट की बजाय सीरिया के राष्ट्रपति असद के विरोधियों को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने फ्रांस के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि सीरिया में आईएस को ही निशाना बनाया जाना चाहिए। We have obviously about the nature of the targets, the type of targets and the need for clarity with respect to them. And it is one thing obviously to be targeting ISIL. We're concerned obviously if that is not what is happening. अमेरिका और रूस इस्लामिक स्टेट को खत्म करने पर तो सहमत हैं, लेकिन सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने को लेकर दोनों में मतभेद हैं। असद को रूस और ईरान का पूरा समर्थन है। सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में पिछले 5 साल में 2.5 लाख लोग मारे गए हैं और लाखों पलायन को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं पेरिस में फैशन वीक शुरू हो चुका है, उसकी कुछ खास तस्वीरों के साथ। Kisses, how about more?